नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा कलायत, आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम जो एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास चैप्टर 4th जो आपका चल रहा है उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। कल जो आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, उस वीडियो के अंदर हमने किया था कि किस प्रकार से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके बनने में नेहरू का योगदान, और एक टॉपिक दर टॉपिक हम बात करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो नेहरूवन पॉलिसी है या जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी को का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो उस दौरान हमने बात की कि किस प्रकार से दोनों ही ब्लॉक्स से फाइनेंशियल एड है या कोई अन्य सुविधाएं हैं वो लेने के लिए इंडिया ने जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है या नॉन अलाइनमेंट जो है गुटनिरपेक्षता जो है उसका पालन किया। कई बार एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अडॉप्टिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट बाय द इंडिया। भारत के द्वारा नॉन अलाइनमेंट जो है उसको अपनाने के पीछे क्या कारण रहे। तो देखिए, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस फॉरेन पॉलिसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को देखा जाए। तो भारत को नॉन अलाइनमेंट को अपनाने के लिए जो है वो सबसे बड़ी कारण ये था कि भारत जो है अपना आर्थिक विकास चाहता था, अपना सोशली डेवलपमेंट चाहता था, कल्चरली डेवलपमेंट चाहता था, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चाहता था, और ये सब डेवलपमेंट वो किसी एक ब्लॉक से या किसी एक देश से पूर्ण नहीं कर सकता था। इसलिए भारत ने जो है वो सूझबूझ का परिचय देते हुए और तरीका ये अपनाया कि दोनों ही ब्लॉक्स जो हैं उनके साथ मित्रता रखी जाए, किसी से शत्रुता नहीं रखी जाए, और इस आधार पे अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया, जिसके कारण जो इंटरनेशनल लेवल पर कई बार ऐसे मुद्दे आए, चाहे स्वेज नहर का मुद्दा था या चीन को जो है वो मान्यता देने का मुद्दा था, ये कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके अंदर इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड था, और उसके कारण जो यूएस जो था वो काफ़ी बेचैन हुआ, इंडो पाक रिलेशन जो है वो खटास में आए। तो इन सब चीज़ों को नकारते हुए इंडिया ने जो है नॉन अलाइनमेंट का पालन किया। और उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अगला, एफ्रो एशियन यूनिटी, जो अफ्रीका और एशिया की एकता की बात भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो करती है। नेहरू एरा मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन Asia and Africa under the leadership of Nehru. India convened the Asian Relationship Conference in March 1947. India supported the process of decolonization and opposed racism, especially apartheid in South Africa. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडिया ने जो है वो अपनी स्वतंत्र जो विदेश नीति है उसका अपनाते हुए, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका विरोध किया, और इंटरनेशनली लेवल पे उस समय इन चीज़ों का विरोध करना या इसके बारे में अपनी स्वतंत्र राय देना वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और इसके अंदर मेनली इंडिया ने जो है वो डीकोलोनाइजेशन का के जो प्रोसेस जो था उसको सपोर्ट किया। डीकोलोनाइजेशन का अर्थ आपका है उपनिवेशीकरण का, उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेशीकरण का विरोध करना। कोलोनलाइजेशन क्या था आपका, उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण क्या था कि जब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो कोलोनलाइजेशन मीन्स ए पर्टिकुलरली पार्ट्स acquired by other nations and use these parts resources for their financial or
अदर पर्पज़, फुलफिल द अदर पर्पज़। तो कॉलोनलाइजेशन जो था वो क्या था, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या था कि किसी देश के द्वारा दूसरे देश के किसी क्षेत्र का, किसी रीजन को अडॉप्ट करने को हथिया लेना और उसके संसाधनों का प्रयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करना। उदाहरण के लिए इंडिया इज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बिफोर द 1947। 1947 से पहले भारत जो है वो अंग्रेजों की एक कॉलोनी था, उपनिवेशवाद के ताकतों के अधीन था। तो इंडिया ने जो है जो डीकोलोनलाइजेशन जो था, उपनिवेशवाद का अंत जो था, उसका सपोर्ट किया और रेशियलिज्म जो था, रेसिस्ट सिस्टम जो था, नस्लवाद जो थी, उसका विरोध किया। स्पेशली एपर्थाइड इन द साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका जो था के अंदर जो एपर्थाइड की जो प्रथा चल रही थी, जो व्यवस्था चल रही थी, उसको इंडिया ने जो वो स्ट्रांगली जो है उसका विरोध किया। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ द बांगडुंग इन 1955 विच इज नोन एज बांगडुंग कॉन्फ्रेंस मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाम। बांगडुंग सम्मेलन जो है एफ्रो एशियन यूनिटी को लेकर और इंडोनेशिया के बांगडुंग शहर के अंदर हुआ और यहीं से जो है नाम की नींव पड़ी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसकी नींव पड़ी। और द फर्स्ट समिट ऑफ द नाम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। तो स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी स्थापना जो है वो बांगडुंग सम्मेलन के अंदर 1955 में हुई, जबकि इसकी जो फर्स्ट समिट जो है, प्रथम सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड के अंदर हुआ सितंबर 1961 में। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इनका विशेष ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है या प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़, उसकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर डिसआर्मामेंट, जो निशस्त्रीकरण है उसको सपोर्ट करना भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। हम जो है वो शस्त्रीकरण के विरुद्ध हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग के समर्थक। नॉन अलाइनमेंट आप जान ही चुके हो। सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, हम जो हैं वो सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार हैं उनके सपोर्ट में हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, उनको फॉलो करने की बात करते हैं। एंड इंडिया टोटली इन द फेवर ऑफ यूएनओ, यूएनओ के फेवर की बात करता है, यूएनओ की बात करता है इंडिया, उसके नियमों को फॉलो करने की बात करता है। पंचशील, नेक्स्ट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका अगला जो सिद्धांत है वो है पंचशील। पंचशील मीन्स 5 principles. These 5 principles are very important during the relationship between two countries, two neighboring countries, and India introduced these Panchsheel in 1954 during the period of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru introduced these Panchsheel, and we discuss in very detailed in next video. India believes in the 5 principles of the Panchsheel agreement in the foreign relations. These are known interference, multi-equality, peaceful coexistence, mutual regards to each other, sovereignty and integrity, and no countries will इन्वेड ऑन अदर्स। तो ये जो 5 सिद्धांत हैं जिसके अंदर नो इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी ना करना, म्यूचुअल इक्वलिटी, एक दूसरे का समान समझना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहना, म्यूचुअल रिगार्ड्स टू ईच अदर सोवर्निटी, एक दूसरे की जो प्रभुसत्ता है उसका आदर करना, एंड इंटीग्रिटी
एंड नो कंट्रीज विल इन्वेड अदर्स, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, और नो इन्वेड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करना। ये पंचशील के सिद्धांत थे जिन्हें जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा हैं। और इन पंचशील को लेकर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए, और चाउ एन लाई जो कि उस समय शासनाध्यक्ष थे चाइना के, उन्होंने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए 1954 के अंदर, और इस प्रकार से इन पंचशील के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया। सपोर्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, इंडिया आल्सो सपोर्टर ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इज ए एसोसिएशंस, is a group of countries which are earlier in the leadership of in the prisonership of England। ये उन देशों का समूह है जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, उनके अधीन रहे थे, उनका जो है वो हिस्सा रहे थे इंग्लैंड के शासन का, उन देशों का समूह कॉमनवेल्थ कहलाता है। इंडिया ने कॉमनवेल्थ जो है उसको सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया इसका सपोर्ट करने से अभिप्राय ये था कि अगर जो देश इन कॉमनवेल्थ का सपोर्ट करता है, इसके अंदर शामिल रहता है, तो कई प्रकार की जो रियायतें जो थी, व्यापार के अंदर जो कई प्रकार की सुविधाएं थी वो मिल रही थी। इस कारण से भारत ने इसको सपोर्ट किया। बहुत सारे विचारक ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो सोरिजन स्टेट नहीं है, प्रभुसत्ता संपन्न देश नहीं है, क्योंकि इसने एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रखा है या सदस्य है जो कि आज भी इंग्लैंड की अधीनता के अंतर्गत काम करता है। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने इसे स्वेच्छा से अपना रखा है, और भारत जब चाहे तब कॉमनवेल्थ को छोड़ सकता है। तो हम कॉमनवेल्थ के सपोर्टर्स हैं, और पीसफुली को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रति जो है लिव एंड लेट लिव का जो फॉर्मूला है वो इंडिया जो है वो फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो विदेश नीति है वो पूर्ण रूप से आधारित है। तो हमारी जो विदेश नीति है वो पूर्ण रूप से आधारित है ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के ऊपर। और आप जो है इन सिद्धांतों को जरूर पढ़ें और अपने नोट्स भी तैयार करें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, या फिर एग्जामिनर आपसे जो है वो 4 मार्क्स में अलग से नॉन अलाइनमेंट या फिर पंचशील, इनके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो उस दृष्टि से भी आप इनको तैयार रखें। अब जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा चलते चलते एक बार फिर से जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, इसलिए हम एक बार चलते चलते दोबारा से ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जरूर देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा और उसकी एकता और अखंडता को प्रमोट करना, मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू द प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पावर, जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा है या स्टेबिलिटी स्थिरता है, उसको बनाए रखना, देश का की जो पावर है, शक्ति है, उसके अंदर बढ़ोतरी करते हुए डेवलप डीपर एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक रिलेशन विद द कंट्रीज दैट सप्लाई फ्यूल एंड मिलिट्री हार्डवेयर, पार्टिसिपेट इन मल्टीलिटरल एंड बिलिटरल मिलिट्री कोऑपरेशंस रिलेशनशिप। इंडिया को अपने जो सैनिक दृष्टि से भी भारत को मजबूत बनाने के लिए जो अन्य देशों के साथ सैनिक डील हैं वो भी करते रहना, और उनके साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस के अंदर भी जो है वो शामिल होना, ताकि देश जो है वो सशक्त रह सके। सेटल एंड सिक्योर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखना
अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड पीस, वैश्विक जो सुरक्षा है या शांति है उसको बनाए रखना, फोस्टरिंग कोर्डल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, और सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन्स, सोवरेनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल नेशंस, सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से झगड़ों का समाधान करना, सभी देशों की अखंडता और एकता को बनाए रखना, इन द इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और नाम जो नवस्वाधीन देश हैं या जो पराधीन देश हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं उन देशों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना नाम के माध्यम से, ऑपोजिट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जो आपका कॉलोनियलिज्म है तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसी जो धारणाएं हैं उनका विरोध करना भी भारत की जो विदेश नीति है उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और देखिए आपके ज्ञानवर्धन के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो जो पर्पज़ है, द पर्पज़ ऑफ नॉलेज इज़ टू स्प्रेडिंग द नॉलेज, ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना है, तो आप अन्य साथियों को भी शेयर करें और वीडियोस को देखते रहें। आगे हम अगली वीडियोस के अंदर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।